हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए आदित्य रंजन सर की बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे नंबर होगा, ठीक है भाई। इसके 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जैसे आपको हम बताएं कि इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है और 5 जो है प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको हम धीरे धीरे सब कराएंगे, ठीक है, डेली, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसके देखिए, आपको इसमें हम जीके जीएस और हिंदी के करा रहे हैं, हम आपको इसमें इसका रीजनिंग का भी कराएंगे, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका कौन सा है। पहला प्रश्न है सामान्य जानकारी। आइए देखते हैं भाई, पहला प्रश्न है, देखिए हिंदी, इसमें जीएस और हिंदी के पार्ट को कवर कर। देखिए जीएस के प्रश्न जो है आपके, देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं एसएससी में और रिपीटेड भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जीएस आपके निश्चित रूप से आपके अच्छे बनना चाहिए क्वेश्चन वहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न, कहने कि निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, करें कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह या सूर्य कुमार यादव। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रविंद्र जडेजा जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे और लोगों ने जो है, और खिलाड़ियों ने जो है यहाँ पे संन्यास लिए है T20 से, तो कौन कौन है यहाँ पे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो है कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी T20 विश्व कप जीतने के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है भाई। तो रोहित शर्मा है, ठीक है भाई, रोहित शर्मा, और कौन है भी, विराट कोहली है, ठीक है, ठीक है, विराट कोहली ये हो गए, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन है भाई वे, डेविड वार्नर और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने जो है T20 से संन्यास लेने की घोषणा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कौन है, डेविड वार्नर हैं, और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जो हैं ट्रेंट बोल्ट ने। तो ये भी विश्व कप T20 के बाद इन्होंने घोषणा कर दिया कि भाई हम क्या करेंगे, अब T20 से नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। संन्यास मतलब कि अब अंतर्राष्ट्रीय जो, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बोला, अंतर्राष्ट्रीय T20 से इन्होंने अब नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो रोहित शर्मा को भी याद रखिएगा, विराट कोहली को और रविंद्र जडेजा को, और ऑस्ट्रेलिया के भी और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को, ठीक है। कुल जो है यहाँ पे 5 लोगों का नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये भी रेलवे में तो ये परीक्षा में हर शिफ्ट में पूछा जाता है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, लोको पायलट। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंस प्रश्न है, ठीक है भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में तरंग दैर्ध्य का एक सही अनुक्रम है। तो इससे हम प्रश्न भी कैसे पूछा जाएगा और बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। बैगनी लेस देन हरा लेस देन पीला लेस देन लाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेस देन लगा है इसलिए आरोही क्रम ये चलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछेगा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, तो आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन से रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये आपको याद रखना है किसकी भाई, लाल की, ठीक है, लाल रंग की होती है। वहीं सबसे कम किसकी होती है, बैगनी रंग की। ये आपसे पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, ठीक है। वहीं आपको पूछा जाए आवृत्ति, तो आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है, ये बताएंगे लाल की, ठीक है, और सबसे अधिक बैगनी रंग की, ठीक है, बैगनी रंग की, ठीक है। ये आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा अधिक पूछे किसकी है तो लाल की बताएंगे, सबसे कम बैगनी की। वहीं आवृत्ति भी पूछा जाता है तो लाल की सबसे कम होती है, बैगनी की सबसे अधिक होती है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और लाल रंग की इसीलिए जो है रेलवे सिग्नल में खतरे के चिन्ह के तौर पर प्रयोग किया जाता है ताकि यह जो है दूर से भी दिखाई देता है, ठीक है। तो लाल रंग का इसलिए सिग्नल के रूप में भी किया जाता है, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य पूछे तो किसकी है, लाल रंग की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है,
कह रहे कि गतिमान पिंड के संवेग को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो संवेग बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है भाई, संवेग बराबर mv। ठीक है, एम वी द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाई, यम मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, ये इसका फार्मूला है संवेग बराबर mv। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है मात्रक क्या है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए मास द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, आप जानते हैं अभी केजी। ठीक है, केजी, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। रख दीजिए और निकाल लीजिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। यहीं पे आपको त्वरण का मात्रक पूछे, त्वरण आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग त्वरण की मात्रक आपसे पूछे तो क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं एफ बराबर बल का पूछे, फोर्स की पूछे तो यह माँ बताएंगे, फादर बराबर माँ। ठीक है, फादर बराबर माँ। यह मतलब क्या है भाई, द्रव्यमान जिसके आप कहते हैं मास कहते हैं, और ए मतलब एक्सेलरेशन जिसे आप त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर एफ, तो इसका अगर आपको निकाले तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके होते हैं आपको डाइन याद रखना है और न्यूटन याद रखना है। ठीक है, त्वरण का भी कई बार पूछा गया है और फोर्स का तो पूछा ही जाता है। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है फोर्स की और मात्रक डाइन और न्यूटन याद रखना है। ठीक है, हाँ इतना ध्यान रखना है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए यहाँ से प्रश्न आपका परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, यहाँ से परीक्षा में आपको बनते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कहने कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनाना निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य थे, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था भाई, डीपी धर ने। ठीक है, कौन ने, डीपी धर ने जो है इस योजना द्वारा रूपरेखा तैयार किया गया था। ठीक है, और इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, यह योजना जो है 1974 से 1978 तक चली थी। ठीक है, तो इसकी मुख्य जो है नारा था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैराड, ठीक है, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय वाला पूछता जाता है किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महाल नोबिस पर। ठीक है, नोबिस पर आधारित थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पर आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 जो है प्रमुख कारखाना बनाए गए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे पूछा जाता है। ठीक है भाई, कौन कौन थे, पहला था भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। ठीक है, भिलाई याद सुन लीजिए वैसे भाई, भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, और कौन, दुर्गापुर लौह इस्पात पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा जर्मनी की सहायता से ये बनाए गए थे। ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अभी अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार खुद को समायोजित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के स्पेस में निर्धारित की गई है। तो ये देखिए, ये अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है, कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। भाग आप जानते हैं कितने भाग में भाई है, ये भाग 20 में है। ठीक है, 20 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भाग 20 में। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 368। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो आपको राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद क में आपसे पूछा जाता है तो 352 बताएंगे। ठीक है भाई, 352। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है, और
वित्तीय आपात के कितने में है अनुच्छेद 360। तो ये अनुच्छेद कुछ जो है, देखिए आपको सारे अनुच्छेद तो इकट्ठा नहीं बता सकते, लेकिन आपको बीच बीच में हम अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंस रहेंगे निश्चित रूप से आपको हम रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। भाग भी याद रखिएगा भाई, भाग भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। देखिए स्वर्ण क्रांति का संबंध है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंस प्रश्न है आपका, जो है क्रांतियों से संबंधित, फसलों से उत्पादन संबंधित, ये आपसे पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बागवानी से, खुदाई से, अंगूर की खेती से या सिल्वी कल्चर से, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बागवानी से, ठीक है। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है, या जो है कब ये विकसित हुई? 1991 से 2003 के बीच अवधि के दौरान जो है स्वर्णिम क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? निरपक्ष तू तेज है, ठीक है। ये आपको, अब देखिए नीली क्रांति आपसे बहुत पूछा जाता है, किससे संबंधित है? तो मछली से, ठीक है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है भाई? ये चमड़ा से, ठीक है, चमड़ा से उत्पाद संबंधित है। और श्वेत क्रांति आप जानते हैं दूध से, ठीक है, दुग्ध से संबंधित है, ठीक है, दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है। तो नीली क्रांति याद रखिएगा भाई, मछली से, ठीक है, भूरी क्रांति चमड़ा से, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, और ठीक है, रजत क्रांति किससे है? वे आपका अंडा से, ठीक है। तो इन सब क्रांतियों को आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। आप कह रहे हैं कि पश्चिमी तट के मध्य भाग को कहा जाता है, ठीक है, पश्चिमी तट के मध्य भाग को। अगर आपसे पूछे केरल के तट को क्या कहा जाता है भाई, केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे मालाबार कहते हैं, ठीक है, मालाबार, ठीक है। और वहीं तमिलनाडु को क्या कहते हैं? तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। ये परीक्षा में भाई पूछा गया, इसलिए आपको हम बताते हैं, कोरोमंडल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है पश्चिमी तट के मध्य भाग को कहा जाता है, करें कि कोंकण, मालाबार तट, कन्नड़ मैदान या कोरोमंडल तट, ठीक है। मालाबार तो आपको बता दिया केरल को कहते हैं, कोरोमंडल आपको बता दिया तमिलनाडु का है, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नड़ मैदान कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा, कौन सा? सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपको यहाँ बताना है। 1925 में, 1930 में, 1928 में, 1919 में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए ये जो है फिरोज जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो है स्थापना काफ़ी बार पूछा गया परीक्षा में, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 1928 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो है नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो है किसने किया था भाई? चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव आदि लोग जो है इसकी स्थापना की थी। तो इनके मेन का नाम आपको याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव, ठीक है। और लोग थे, लेकिन आपको ये तीन प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखना है। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यह जो है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक थे, योगेश चंद्र बनर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। और इसे जो है 1928 में जो है इसको नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। अब देखिए भाई यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखिए अनुसूचियों से संबंधित अभी यूपीपी में प्रश्न भी पूछा गया था, 5वीं अनुसूची, ठीक है। तो ये आपको अनुसूची भाई पूछी जाती है, तो आपको जरूर इसका तैयार रखना है। 12 अनुसूची है, 12 में आप क्या क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट, पंचायती राज संस्था से, नगर पालिका से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से या राज्यसभा में सीटों के आवंटन से? बताइए भाई, राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, ठीक है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों के आवंटन जो है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रथम अनुसूची में क्या है भाई? प्रथम अनुसूची में
जो है राज्य एवं संघ राज क्षेत्र है, ठीक है। द्वितीय में वेतन और भत्ते हैं, तीसरे में क्या है, शपथ है, चौथे में तो ये आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है। पांचवें में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है, ठीक है। और छठी में क्या है भाई, छठी में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजात क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। और सातवीं में क्या है भाई, संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। और आठवीं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुसूची है, भाषाएं हैं, ठीक है, जो कि 22 भाषाएं हैं, ठीक है। भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुसूची कितने में भाई, 8 में, ठीक है। और 9 में है संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, और 10 जो है आपका दल बदल से संबंधित है, 11 में पंचायती राज है, और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका की शक्ति है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए राज्यसभा आया है भाई, राज्यसभा जो है अनुच्छेद क में है, ये आपको बताना है, ठीक है। राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में यह एक जो है अस्थाई सदन है, ठीक है, एक यह अस्थाई सदन है, ठीक है। और इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, ठीक है। और इसका सदस्य बनने के लिए वो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है। कितनी वर्ष भाई, 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है, ये आपको बताना है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या है भी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 40 में आप जानते हैं पंचायती राज, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद एवं विवरण आदि सम्मिलित है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला भी प्रश्न है, कह रहे हैं कि फील्ड हॉकी के खेल में गोल तब होता है जब कोई खिलाड़ी गोल पोस्ट के बीच में और स्पेस क्षेत्र के भीतर से लाइन के ऊपर से गेंद को मारता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ एक कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो हॉकी में जानते हैं कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है 10 फील्ड खिलाड़ी और एक जो है गोलकीपर शामिल होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 यार्ड होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है। भाई आरबीआई के गवर्नर के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आरबीआई की किस अधिनियम से आया था, 1934 के, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, पूछा जाता है भाई। और इसका राष्ट्रीयकरण आपसे भी पूछा जाता है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1949 को किया गया था। ये तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तीनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आप जवाब हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर आप जानते हैं शक्तिकांत दास हैं। और आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखिए इसके जो है पहले जो है मुख्यालय कहाँ था भाई, प्रथम 2 वर्ष के लिए मुख्यालय कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता था। और वहीं अब वर्तमान में देखा जाए तो अब इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 से 29 फरवरी 2024 को भारत टैक्स 2024 नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कपड़ा उद्योग से है, ठीक है। तो भारत टैक्स 2024 किससे संबंधित है, ये प्रोग्राम कपड़ा उद्योग से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में किस उत्पाद पर भारत में अप्रत्याशित कर लगाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है, अप्रत्याशित कर किस उत्पाद पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए नंबर राइट हो जाएगा कच्चे तेल पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस स्पितुक गुस्टोर के उत्सव से संबंधित है? यहाँ पे आपको उत्सव के बारे में बताना है। स्पितुक इस स्पितुक गुस्टोर के उत्सव से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ उत्सव मनाया जाता है अभी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दांडी मार्च अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का प्रतीक बना? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च भी, जिसे नमक कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कब इसकी शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930। ठीक है भाई, 1930 की से जो है यह जो है शुरुआत की गई थी, कहाँ से? गुजरात के साबरमती से। ठीक है, और ये जो है समाप्त कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 1930 को समाप्त हुई। ठीक है, 12 मार्च को शुरू की गई, 6 मार्च 1930 को समाप्त हुई। और यह जो है कितनी दूर थी? 14 मील थी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है, दूरी कितनी थी? 14 मील। और इसमें कितने सदस्य ने भाग लिया? 79। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। ठीक है भाई, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? ये आपको बताना है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1920 में। देखिए, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम आपसे पूछा जाता है, अभी हाल फिलहाल में ये यूपीपी में भी पूछा गया था। और ये ध्यान रखना है, उनका जो है चंपारण था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में इन्होंने पहला जो है बिहार में चलाया था। फिर खेड़ा चला था भाई 1918 में। ठीक है, और आमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। और इन्होंने मतलब महात्मा गांधी ने आमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में ही सबसे पहले अनशन पर बैठे थे, हाँ, भूख हड़ताल पर। ठीक है, ये भी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था भाई? 1920 में ही हुआ था, शुरू किए थे। और असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये आपको सबको याद रखना है। ठीक है, खेड़ा आंदोलन कहाँ चला था? गुजरात में चला था। तो ये यहाँ पे महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, देखिए भाई, जो भी प्रश्न आपसे यहाँ बन सकते हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, लंबा वीडियो कब बनेगा? जब भाई कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, वरना इसमें छोटा 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए बताते हैं ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भी। यानी कि तोमरों और चौहानों के शासनकाल के दौरान दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गई थी। इस दौरान यहाँ बनाए जाने वाले सिक्के, जो उनका व्यापक प्रचलन था, के नाम से जाते थे। ठीक है, नाम से जाने जाते थे शायद होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहली वाल। ठीक है, देहली वाल के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, दिल्ली जो है सबसे पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी, जिन्हें 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान भी कहा जाता है ने जो है हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य नहीं है? देखिए, गुजरात के लोक नृत्य इंपॉर्टेंट से आते हैं, जैसे आपका गरबा हो गया, रास हो गया, हल्ली साका हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस से सभी नृत्य इसमें दिया गया। तो नहीं वाला आपको बताना है भाई। तो नहीं, देखिए, गरबा है, रास है, हल्ली साका है, लेकिन माइल अट्टम जो है यह जो है गुजरात का नहीं है। ठीक है भाई, यह गुजरात का नहीं है। तो फिर कहाँ का है भाई? फिर कहाँ का? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है माइल अट्टम। ये भी याद रखिएगा, जो देखिए नहीं है सब ऑप्शन सब ध्यान देना है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का जो है माइल अट्टम है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये गुजरात का नहीं है। ठीक है, और सब गुजरात के हैं। ठीक है, तो ये गरबा बहुत बार पूछा गया है, रास भी, हल्ली साका भी। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा सभी ऑप्शन को ध्यान देकर। आइए भाई अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, चलिए
तो देखिए प्रकृति में जो है लगभग 20 प्रकार के मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं, ठीक, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सेलुलोज जो है यह जो है मोनोसेकेराइड नहीं है, ठीक है। ये जो है सेलुलोज फिर क्या है भाई? ये जो है पॉलीसेकेराइड है, ठीक है भाई, क्या है? पॉलीसेकेराइड। इस पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गोंद आता है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर बड़ी संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयाँ उत्पन्न करते हैं उन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेलुलोज जो है क्या है भाई? मोनोसेकेराइड ना होकर ये क्या है? आपका पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मोनोसेकेराइड क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और राइबोज है। आइए देखते हैं अगला एक जीएस का, ये आखिरी, फिर हिंदी शुरू होगा भाई। चलिए अगला कह रहे हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आप जानते हैं भाई इसका आंसर। तो ये उड़ीसा के कहाँ है? कटक में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना याद रखिएगा भाई 23 अप्रैल 1946 में की गई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक आपको ध्यान रखना है डॉक्टर के रमैया थे। डॉक्टर, देखिए आप जो है ये जानते हैं कि ये इस बच्चे सबको पता है कि चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में। तो इसके संस्थापक भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, डॉक्टर के रमैया, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आपको हम हिंदी कराते हैं, ठीक है भाई। अब हिंदी के प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब आपके देखिए थोड़ा से हिंदी के प्रश्न आपको, यहाँ बड़े बड़े ऑप्शन हैं तो ये दिखने में दिक्कत हो जाती है ना। तो सभी ऑप्शन या तो दिखाएं या तो एक एक ऑप्शन दिखाएं, तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं भाई, तब आपको हम ऑप्शन कराते हैं। कह रहे कि नीचे दिए गए वाक्य में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर पहचानना है। चलिए सही ऑप्शन देखिए कौन सा है। कहने कि रेडार का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ हुआ। तो देखिए यहाँ पे जीके जीएस हमको नहीं पढ़ना है, हमें शुद्ध वाक्य देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ए में कोई त्रुटि, ऑप्शन ए में कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्तमान विज्ञान कला विशुद्ध व्यावसायिक कला है और आधुनिक व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग है। ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी ऑप्शन देखते हैं सी नंबर में। कह रहे हैं कि मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यक है। मनोरंजन के कार्य तथा साधन कुछ क्षण के लिए मानव जीवन के गहन बोझ को कम करके व्यक्ति के उत्साह का संचालन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें ही आपकी अशुद्धि है सी नंबर में, ठीक है, सी नंबर में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर देखिए, आवश्यक के स्थान पर क्या हो जाएगी? आवश्यकता हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे आवश्यकता भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए डी नंबर, हर व्यक्ति में एक समूचा ब्रह्मांड वैसे ही बसा है जैसे छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा है। तो ये भी आपका शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए अगला, देखिए यहाँ पे एक वाक्य देगा, फिर आपको त्रुटि ढूंढना है। कहने कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो ये वाक्य देगा और आपको इसी वाक्य से संबंधित ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, आपको त्रुटि पहचानना है। देखिए कह रहे हैं कि गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक, देखिए, क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। तो ये वाक्य हो गया और इसी से संबंधित। देखिए ऑप्शन ए करें, गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, बिल्कुल यहाँ सही है, उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक, देखिए यहाँ गलती हो गई, क्षितिज हो गया भाई, क्षितिज होता है, छोटी कमांतरा होता है, यहाँ पे ता में छोटी कमांतरा होता है, ठीक है, क्षितिज होता है, यहाँ पे गलत हो गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, वर्तनी संबंधित यहाँ अशुद्धि है, ठीक है। और आपका डी नंबर भी ऑप्शन सही है, एक राष्ट्र की सीमाओं में बांधा हुआ नहीं था, ठीक है। तो यही वाक्य देखिए, यही एक वाक्य शुरू में दे दिया गया है गांधी जी बनाकर, और इसमें से ही ऑप्शन बना दिए गए हैं। उस ऑप्शन को चुनना है कि कहाँ गलती है। तो गलती तो वाक्य में यहाँ पर पकड़ लोगे जहाँ दिया गया ऊपर, लेकिन आपको ऑप्शन में देखना है ये वर्ड कहाँ किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ता में बड़ी मात्रा नहीं होगा, छोटी मात्रा होगा। आइए देखते हैं भाई अगला, कहने की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ता प्रत्यय से बना है? यहाँ पे ता प्रत्यय से बना है, राइट आंसर हो जाएगा
देखिए ता, देखिए प्रत्यय आप क्या होता है भाई, प्रत्यय जो है किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। उपसर्ग में किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो है किसी मूल शब्द के बाद। देखिए बह जो है आपका मूल शब्द हो गया, ता जो है आपका प्रत्यय हो गया, तो बहता में ता प्रत्यय है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि बेकाम में कौन सा समास है। देखिए बे आपका उपसर्ग हो गया प्लस काम, बेकाम मैंने कहा कि जिसमें आपको उपसर्ग लगा हुआ है, देखिए वो इसमें कौन से समास होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म बहुत पूछा जाता है, आजन्म, देखिए आ जन्म, ऐसे उपसर्ग से आप पहचान लीजिए, अगर आपको उपसर्ग अच्छे से आता है तो। देखिए आ प्लस जन्म मूल शब्द हो गया तो आजन्म हो गया, ठीक है। यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, यथासंभव हो गया, प्रतिदिन, क्या भाई प्रतिदिन। देखिए प्रतिदिन में कौन सा पूछे तो आप बताएंगे प्रति प्लस दिन, प्रति और दिन, दिन मूल शब्द हो गया, प्रति उपसर्ग, उपसर्ग से पहचानेंगे। वैसे ही बेकाम, बे प्लस काम, ठीक है, अव्ययी भाव समास हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना। समास तो आप जानते हैं 6 प्रकार को। देखिए द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद मतलब दूसरा पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, नवरत्न, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चौराहा हो गया, ठीक है, पंचतंत्र हो गया, त्रिवेणी हो गया, तो ये जो है द्विगु समास के। और देखते हैं भाई बहुब्रीहि समास। देखिए इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते, मतलब कोई भी पद आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होते, आप बताएंगे बहुब्रीहि समास के, ठीक है, बहुब्रीहि समास के। इसमें कोई पद या किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, ठीक है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनके अर्थात विष्णु के, ठीक है। पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, त्रिनेत्र हो गया, लंबोदर हो गया, गिरिधर हो गया, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ये देखिए भाई कर्मधारय समास, बहुब्रीहि और कर्मधारय में कैसे आप पहचानेंगे इसमें कर्मधारय है, ठीक है। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें प्रथम पद क्या होता है विशेषण और अंतिम पद क्या होता है संज्ञा या विशेष होता है, जिसे कर्मधारय। तो इसमें विशेषण से आप शब्द से पहचानेंगे, ठीक है। जैसे नीलगाय हो गया, पीताम्बर हो गया। देखिए मंद बुद्धि में आपसे पूछे कौन सा समास है, तो मंद बुद्धि में जो है आपका कर्मधारय। परमात्मा हो गया, महासागर हो गया, शीतोष्ण, आपसे पूछे शीतोष्ण में बताइए कौन सा समास है, आप बताएंगे कर्मधारय समास, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल भी जरूर याद रखना है, उदाहरण भी। चलिए भाई अगला चलते हैं, 65 नंबर। राइट, अगला है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है। भाई एक आंख से देखना मतलब एक सभी को समान रूप से समझना या जानना या देखना, तो बराबर मानना, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, बराबर मानना। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। देखिए रिक्त स्थान में आपको भरना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कह रहे कि अपने देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव रहा है। क्या रहा है भाई, सजग रहा है, अनुकूल रहा है, विरुद्ध रहा है, उदार। तो देखिए अपने देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव कैसा है, सजग भाई रहेगा, सज रहेगा। आइए हम सज हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर रहेगा। आप सजग रहते हैं ना, कोई भी आए उसको क्या करना है, उसे परास्त करना है। आप भी रहेंगे सजग, एकदम रहेंगे, सज्ज रहेंगे, आइए हमें तुम परास्त नहीं कर सकते। तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर, आप खाली स्थान पर सजग, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, यहाँ पे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसका जन्म पीछे हुआ हो। भाई क्या हुआ, कह रहे अग्रज, अनुज, अतीत या पूर्वज। तो आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, ठीक है। आपका छोटा भाई आपका अनुज है, मतलब आपसे पीछे उनका जन्म हुआ है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अग्रज आप जानते हैं भाई, अग्रज जो भाई पहले जन्मा हो, ठीक है। और अतीत आप जानते हैं, बीते हुए समय को अतीत कहते हैं। पूर्वज कहते हैं जिनकी उत्पत्ति या जन्म पहले हुआ हो। चलिए आइए देखते हैं अगला। अगला कह रहे हैं कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें कि अतिथि का पर्यायवाची आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्यागत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए कह रहे कि सस आपका सही है, निरपराध सही है, पौरुष सही है, लेकिन देखिए तत्कालिक गलत है। तात्कालिक होता है भाई, तात्कालिक होता है, बड़ा मात्रा ता में रहेगा, तात्कालिक,
ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है त्रुटि है, ठीक है, तात्कालिक होगा। ता बड़ा में बड़ा कमांतरा रहेगा, ठीक है, तात्कालिक। अब देखिए ये आपका 70 से 74 अनुच्छेद है, ठीक है, 70 से प्रश्न 74 जो है अनुच्छेद है, ये आपको भरना है, ठीक है। बताइए आपको हम कराएं कि अपने से कर लोगे, ठीक है। अगर देखिए आपको अगर नहीं समझ आया तो अगले वीडियो में इसको जोड़कर करा देंगे, ठीक है। आप इसको करिएगा, ठीक है। भरने के देखिए 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंस आते हैं, वो भरने वाला ही आता है, ठीक है। तो आपको एक कहानी दे दिया जाएगा और उसमें कुछ शब्द छोड़ दिया जाएगा और ऑप्शन में देगा कि भाई यहाँ वहाँ पे आपको क्या भरना है, ठीक है। तो आपको हम आंसर बता देते हैं, आप अपने से करिएगा। ये सब देखिए, ये सब अपने से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप एग्जाम में वहाँ पर अपने से अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 70 में आपको भरेंगे ए जहाँ दिया रहेगा खाली स्थान पर वहाँ अनुभूति भर देंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो इसको हम पढ़ पढ़ के फिर कराएंगे, ठीक है। इसमें बी में आप ऑप्शन में क्या भरेंगे, वहाँ पे आपका सी भरेंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। और यहाँ आपको क्या भरना रहेगा, कहें कि गद्यांश, यहाँ सी पे आपको भरना रहेगा, एक गद्यांश के प्रश्न है, ठीक है, बाहर भर देंगे, ठीक है, बाहर भर देंगे। आइए देखते हैं अगला, बता देते हैं। आपको डी पे क्या भरेंगे, यहाँ खाली स्थान में वहाँ पे पैगंबर भर देंगे, ठीक है। और गद्यांश का आखिरी प्रश्न में आप ई नंबर पे क्या भरेंगे, उपासक भरेंगे, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। अब देखिए यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। कहें कि समक्ष में कौन सा समास है, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए इसका समास विग्रह करेंगे तो अच्छी, अच्छी के सामने, ठीक है। तो देखिए समास विग्रह भी आपसे पूछेगा, ठीक है, जरूरी नहीं ना कि इसमें कौन सा समास है ये भी पूछे, तो समास विग्रह भी आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। देखिए सम उपसर्ग हो गया अच्छ, सम अच्छ, सम प्लस अच्छ, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अभी इन सब समासों के बारे में आपको हमने बताया। अगला देखते हैं, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनुलोम का विलोम बताना है भाई, अनुलोम का विलोम आपको यहाँ बताना है। तो अनुलोम का विलोम क्या होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, प्रतिलोम होता है, ठीक है, प्रतिलोम। अनुकूल का विलोम क्या होता है भाई, प्रतिकूल, प्रतिकूल हो जाएगा। और आपका अनादि का विलोम आदि होता है, ठीक है, आदि होता है, ठीक है। और अनुराग का अगर पूछे विलोम तो आपको विराग बताएंगे, ठीक है, अनुराग का विलोम विराग। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा शब्द आ उपसर्ग के उपयोग से बना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए उपसर्ग जो है मूल शब्द के बाद आता है, आ प्लस था मूल शब्द हो गया, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अनमोल और अनजान शब्द में अनुपसर्ग है, ठीक है, अनजान और अनमोल और अनजान में अनुपसर्ग है, ठीक है। क्या है भाई, अन उपसर्ग का उपयोग किया गया है। वहीं आदान में कौन सा उपसर्ग किया गया है, आदान में बड़ा आ का उपसर्ग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते अगला है, कहने के नीचे दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। यहाँ पे कंज का पर्यायवाची करें सदन, आगर, पट या कमल। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंज का पर्यायवाची क्या है, कमल, ठीक है, कमल। तो कमल की पर्यायवाची और देखिए भी पंकज भी होता है, ठीक है, पंकज, पुंज, जलज, और क्या होता है, केसर, नलिन, सरोज तो होता है आप जानते ही हैं, ठीक है, अरविंद होता है, ठीक है, अरविंद। और क्या होता है भी, नीरज होता है, तामरस होता है, उत्पल, उत्पल भी याद रखिएगा, उत्पल, उत्पल होता है, अम्भोज होता है, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए सदन, आगार, ये किसके पर्यायवाची हैं भाई, ये जो हैं आपके किसके पर्यायवाची हैं, घर के, ठीक है, किसके हैं, घर के। और पट जो है आपका कपड़ा का है, क्या है, कपड़े का पर्यायवाची है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक रेखांकित शब्द दिया जा रहा है, भैया ऑप्शन दिख जाए सभी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कह रहे सरकार ने अवैध तस्करी, ये आपका रेखांकित शब्द है, को रोकने के लिए नीतियां बनाई, बताइए। तो कौन सा राइट, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसी को अवैध तस्करी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई आखिरी प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है व्यंजन संधि, यहाँ पे आपको कौन सी संधि बताना है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है ये बताना है। देखिए उत प्लस लास व्यंजन संधि है, सम प्लस गम आपका
आपका कौन सा है, व्यंजन संधि है। और वाग प्लस जाल, वाग जाल व्यंजन संधि है। लेकिन अनु प्लस अय में, अन्वय में जो है कौन सी संधि है यहाँ पे, ये आपका अन्वय में जो है स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आपके जो है पूरे 40 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, 20 जीएस और 20 हिंदी के। ठीक, देखिए यहाँ देखिए भी डिटेल में थोड़ा से बताएंगे तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पे एग्जाम में कठिनाई नहीं होगी। और ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे, एक एक ऑप्शन सिर्फ ए का बी, सी का सी, तो ऐसे आपका सही हमें लगता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रश्न आपसे इससे संबंधित बन सकते हैं वो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए भी थोड़ा से शेयर भी कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।